यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्तीनें ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। सपा ने ब्राह्मण चेहरे पर लगाया दांव। पंडित मधुसूदन शर्मा बने सपा जिलाध्यक्ष। आगरा में 2022 में ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताना होगा उनका लक्ष्य। प्रदेश सरकार द्वारा साप्ताहिक बंदी केवल रविवार को करने के निर्णय से पर्यटन उद्योग को मिली बड़ी राहत। ताजमहल सप्ताह में 5 दिन और अन्य स्मारक सप्ताह में 6 दिन खुलेंगे। जिला मुख्यालय पर सपा का जंगी प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। जिलाधिकारी के नाम सौंपा ज्ञापन। स्वतंत्रता दिवस को लेकर आरपीएफ का चेकिंग अभियान। सर्कुलेटिंग एरिया और प्लेटफॉर्म पर की गई चेकिंग। संदिग्ध लोगों से की गई पूछताछ। आरपीएफ ने कहा जारी रहेगा अभियान। बड़े पैमाने पर हो रहा है मिट्टी का अवैध खनन। एतमादपुर मदिरा गांव में खनन माफिया सक्रिय। सरकार और प्रशासन को लगाया जा रहा है लाखों का चूना। निःशुल्क कृत्रिम अंगनाभ शिविर का होगा आगरा में आयोजन। नारायण सेवा संस्थान करेगी आयोजन। 14 अगस्त को लगेगा शिविर। कुबेरपुर स्थित केटीएल के नेक्सा शोरूम का हुआ उद्घाटन। मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। इस दौरान केटीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र कुमार अग्रवाल भी रहे मौजूद। गीत मल्हार खेलों के संग रोटरी ग्रेस ने घोले तीज के रंग। रोटरी क्लब आगरा ग्रेस के तीजोत्सव में स्वास्थ्य, स्वच्छता और हरे भरे वातावरण का संदेश। धूमधाम से मनाई गई हरियाली तीज। सखी महिला मंडल की ओर से हरियाली तीज का कार्यक्रम हुआ आयोजित। बदला बदला नजर आएगा सूर सदन। 3 करोड़ की लागत से सूर सदन का होगा कायाकल्प। 1000 लोगों के बैठने की होगी व्यवस्था। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ के पदाधिकारियों के नगर पालिकाइयों को दिया ज्ञापन। टूंडरा के सुभाष चौराहे पर स्थापित अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सौंदर्यीकरण कराए जाने की उठाई मांग। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एवं फिरोजाबाद ट्रामा सेंटर ब्लड बैंक टीम द्वारा रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। हाईवे रोड स्थित घोड़ापुर स्थित एफएस विश्वविद्यालय में हुआ आयोजन। समाजवादी पार्टी ने आखिरकार आगरा के जिलाध्यक्ष पद पर मोहर लगा दी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आगरा में ब्राह्मण चेहरे पर दाव लगाते हुए आगरा में बड़े ब्राह्मण चेहरे माने जाने वाले पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा को आगरा जिले की कमान सौंपी। मधुसूदन शर्मा ने मून न्यूज से वार्ता करते हुए पार्टी में गुटबाजी को दूर कर
संगठन को मजबूत कर 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाने की बात कही। में बड़ी लापरवाही अनियमितता को लेकर हटाए गए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल के बाद समाजवादी पार्टी के आला कमान और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पर मोहर लगा दी है। समाजवादी पार्टी ने लंबे अरसे बाद आगरा में ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगाया है और ये ब्राह्मण चेहरा आगरा में बड़े चेहरे के रूप में माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने दहा से पूर्व विधायक पंडित मधुसूदन शर्मा को आगरा के जिले की कमान सौंपी है। इस समय पंडित मधुसूदन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जानते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी संगठन में आगरा की कमान आपको दी गई है। अब किस तरह से संगठन को आप मजबूत करेंगे? आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उसे लेकर क्या पार्टी की रूपरेखा होगी? देखिए, सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने मुझे ये जिले की कमान सौंपी है। उसको मैं निर्वाहन रूप से ईमानदारी से सबको साथ लेकर, सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चलूंगा और ये मेहनत करके इस पार्टी को हम आगे बढ़ाएंगे। अध्यक्ष जी, इस बार कहीं ना कहीं फोकस समाजवादी पार्टी का ब्राह्मणों पर है। बड़ा दाव भी माना जा रहा है कि पूर्वांचल में ब्राह्मण नाराज है और जो उत्पीड़न है इस बार सरकार में खासकर ब्राह्मण समाज का हुआ है, उसे लेकर लगता है कि आप आगरा में ब्राह्मण समाज को समाजवादी पार्टी के बैनर तले लामबंद कर पाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों वर्गों में विश्वास रखती है। ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश के अंदर जुड़ रहा है, पूर्वांचल से लेकर उत्तर प्रदेश, दक्षिणांचल तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जुड़ रहा है और ये आशा लेकर के जुड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार ब्राह्मणों को लेकर के साथ चलेगी। अध्यक्ष जी, बड़ी आगरा में गुटबाजी कहीं ना कहीं अभी तक हावी रही है। कई गुट पार्टी के यहाँ पर काम करते हैं। यही कारण है कि पार्टी का जो प्रदर्शन है आगरा में अभी तक काफी नेगेटिव रहा है। अब क्या लगता है आपको, गठबंधन रालोद से हो चुका, आने वाले दिनों में कई छोटे दलों से भी गठबंधन होगा, आगरा में कौन कौन सी सीटें आप देख रहे हैं जिस पर आपका फोकस रहेगा और पार्टी उन्हें जीत सकती है? देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार जब 2007 से पहले रही थी तो इतना विकास हुआ था 2012 और 2012 से 2017 तक इतना विकास हुआ। जनता अखिलेश जी के कार्यों को देख रही है। उन्होंने जो विकास कार्य किए वो सबके सामने, जनता के सामने है। गुंडागर्दी भी खत्म हो गई थी। समाजवादी पार्टी सबको साथ, सबका विकास लेकर के साथ चलती है और ये गुटबाजी की बात कर रहे हैं तो हम सभी लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, कंधे से कंधा लगा करके साथ चलेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। बताइए, इस बार बड़ी दावेदारी आपकी बहा विधानसभा से भी मानी जा रही थी, अब आप जिलाध्यक्ष बन गए हैं, क्या चुनाव के लिए इस बार दावा ठोकेंगे बहा विधानसभा से या संगठन को मजबूत करेंगे? देखिए, पहला काम संगठन का है। हमको संगठन मजबूत करना है, तभी हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें जो भी जिम्मेदारी सौंपेंगे उसके साथ हम निर्वाह करेंगे। ये थे पंडित मधुसूदन शर्मा, जिन्हें आगरा जिले की कमान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सौंपी है। उनका सीधे सीधे कहना है कि बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और सबसे पहली प्राथमिकता आगरा में संगठन को मजबूत करना होगा, पार्टी की गुटबाजी को दूर करना होगा। वो पुराने और नए कार्यकर्ताओं को एक साथ मिलकर साथ लेकर चलने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ विकास यादव, मून न्यूज, आगरा। प्रदेश सरकार द्वारा साप्ताहिक बंदी केवल रविवार करने के निर्णय का असर ताजमहल सहित अन्य स्मारक पर भी पड़ा। इस आदेश के बाद ताजमहल सप्ताह में 5 दिन खुल सकेंगे, जबकि अन्य स्मारक सप्ताह में 6 दिन खुलेंगे। इस खबर से आगरा के पर्यटन उद्योग को भी एक बड़ी राहत मिली। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साप्ताहिक बंदी को रविवार तक सीमित कर दिए जाने से पर्यटन उद्योग को थोड़ी राहत मिली है। अब शनिवार को भी ताजमहल समेत सभी स्मारक खुलेंगे। ताजमहल सप्ताह में 5 दिन और अन्य स्मारक 6 दिन खुलेंगे। अब तक ताजमहल सप्ताह में 4 दिन और अन्य स्मारक 5 दिन खुल पा रहे थे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में सभी स्मारक 16 अप्रैल से 15 जून तक बंद रहे थे। शनिवार के लॉकडाउन को हटा लिया गया है, केवल रविवार को ही लॉकडाउन रहेगा। उसी के तहत तत्काल ये निर्णय लिया गया कि ईसाई के जो संरक्षित स्मारक हैं वो दर्शकों हेतु शनिवार को खुले रहेंगे, जो हमारा मोनुमेंट खुलने का जो समय है उसी के तहत, और जो गाइडलाइन हमारी, जो एसओपी हमारी है, उसके पालन करते हुए दर्शक शनिवार को भी स्मारकों का आनंद ले सकेंगे। ताजमहल चूंकि एक विशेष आकर्षण का केंद्र है और
चूंकि शुक्रवार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार वो बंद रहता था, शनिवार रविवार वीकेंड लॉकडाउन होने की वजह से बंद होता था, तो लगातार 3 दिन की बंदी से दर्शकों को एक निराशा होती थी। उसके बीच में जब शनिवार को चूंकि अब ताजमहल और अन्य स्मारक खुले रहेंगे तो निश्चित रूप से आगरा में जो है पर्यटन गतिविधि और दर्शकों की आवाजाही निश्चित रूप से बढ़ी। देखिए, एक अच्छी पहल है और गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया है वो भी अच्छा है, क्योंकि ताजमहल सैटरडे संडे बंद होने से जो टूरिस्ट था वो बिल्कुल नहीं आ पा रहा था, पर सैटरडे खुलने से भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। अगर संडे को खुल जाता है तो हमारे टूरिस्ट रेट को 4 चांद लग जाएंगे। और मैं आशा करता हूं जिस प्रकार से सैटरडे को खोला है, सरकार इस ओर भी जल्दी ध्यान देके संडे को भी खोलेगी तो टूरिस्ट रेट को जो इतने टाइम से सफ़र कर रहा था उसको थोड़ी सी राहत प्रदान होगी और टूरिस्ट जो है आगरा में आवागमन होगा उसका, और जो टूरिस्ट रेट में जो इतने बादल छाए हुए थे वो धीरे धीरे छटने लगेंगे। फिलहाल अच्छी खबर बता सकते हैं? बहुत अच्छी खबर है, मैं कहूँगा देर आए पर दुरुस्त आए पर सैटरडे को खोलने से, बट नेचुरली टूरिज्म के ऊपर प्रमोशन। उत्तर प्रदेश में शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू होने से आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, एतमाउद्दौला, मेहताब बाग, सिकंदरा आदि स्मारक सोमवार से शुक्रवार तक खुल रहे थे। ताजमहल शुक्रवार को बंद रहता है, इसलिए वो सोमवार से गुरुवार तक 4 दिन ही खुल रहा था। इससे आगरा में वीकेंड टूरिज्म पूरी तरह ठप पड़ा हुआ था। बुधवार को सरकार ने साप्ताहिक बंदी को रविवार तक सीमित कर दिया। इससे स्मारक अब शनिवार को भी खुल सकेंगे। यह आगरा के पर्यटन उद्योग के लिए राहत भरी खबर है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर चला आरपीएफ का चेकिंग अभियान। चेकिंग अभियान के तहत सर्कुलेटिंग एरिया और प्लेटफॉर्म पर की गई चेकिंग और संदिग्ध लोगों से की गई पूछताछ। आरपीएफ ने कहा कि जारी रहेगा यह अभियान। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुख्ता व्यवस्था की हुई सुरक्षा। आगामी 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए आगरा कैंट महत्वपूर्ण स्टेशन पर लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है आरपीएफ जीआरपी के द्वारा। सुबह के समय जो गाड़ियों का ज्यादा रहता है उस टाइम पर, और शाम के टाइम पर दोनों टाइम पे बहुत ज्यादा चेकिंग करवाई जा रही है। हमारे को प्लेटफॉर्म हो 2, 3, 4, 5 जो है हमारे उन पे, और जो हमारे वेटिंग हॉल्स हैं उन पे, और जो संदिग्ध जगह लगती है स्थित होती है उन जगह। सर, इसमें जीआरपी आरपीएफ वीडियो टीम लगातार आ रही है। हर एक कार्य जब भी उनको कॉल किया जा रहा है, कोई चीज वस्तु के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है तो हम उनको सूचना देते हैं और तत्काल वो देते हैं। क्योंकि बाकी जो आरपीएफ का डॉग स्क्वाड है वो प्रतिदिन मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम चेकिंग करवा रहा है। आरपीएफ और जीआरपी लगा। मधुसूदन शर्मा को सपा जिलाध्यक्ष बनने पर सपाइयों में खासा उत्साह देखने को मिला। सपा कार्यकर्ता का कहना है कि पार्टी आलाकमान ने मधुसूदन शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाकर सही निर्णय लिया। आने वाले दिनों में पार्टी कार्यकर्ता मधुसूदन शर्मा के नेतृत्व में सपा को आगरा में ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने का काम करेंगे। मधुसूदन शर्मा जी को जो आगरा जिले की जिम्मेदारी मिली है, मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आभार प्रकट करता हूं, और आगरा में माननीय मधुसूदन शर्मा जी के जिलाध्यक्ष बनने से पार्टी बहुत मजबूत होगी। मैं समझ सकता हूं समाजवादी पार्टी और गठबंधन 9 सीटों पर हम आगरा से चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की जिले की कमान दी है, इससे आगरा जनपद में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मजबूत होगी और नौजवान जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का, उसमें एक उमंग उत्साह उत्पन्न हुआ है और पूरी दमदारी के साथ सब माननीय जिलाध्यक्ष जी का पूरा सहयोग करेगा। मधुसूदन शर्मा से कद्दावर और दमदार जिलाध्यक्ष आगरा में कोई हो नहीं सकता था, और मधुसूदन शर्मा जी के बनने के बाद निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत होगी। ब्राह्मण ही नहीं, शर्मा जी का हर वर्ग में, हर क्षेत्र में अच्छा कद है, ईमानदार छवि है। इनके संबंधों के, इनके भागीदार पर निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी आगरा में पहले की अपेक्षा काफी मजबूत जाती है। पूरे विश्व के मानचित्र पर मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा माननीय पूर्व विधायक श्री मधुसूदन शर्मा जी को पार्टी की कमान सौंपकर निसंदेह ये संदेश देने का काम किया है कि अगड़े पिछड़ों की सम्मान की लड़ाई को लड़ने का काम समाजवादी पार्टी हमेशा करेगी, और आगरा में मधुसूदन शर्मा जी के नेतृत्व में निश्चित तौर से बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी उभर के आएगी और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं न कहीं बौने साबित होंगे। लेके 17 तक उसको मैं चैलेंज करता हूँ, और दूसरा अभी इतना विकास नहीं हो पाया। आगरा ने बीजेपी को 9 विधायक दिए, मगर जितना
जनता ने दिया उसका 25% भी जनता को नहीं मिला। आने वाले समय में आगरा के विकास को देखना है तो हमें समाजवादी पार्टी को लाना है। गुटबाजी बड़ा मुद्दा है पार्टी की, खत्म हो गई? नहीं, गुटबाजी खत्म होगी। गुटबाजी खत्म करने के लिए इतने बड़े कद्दावर पूर्व विधायक जिनमें बहुत दिग्गज को हरा करके विधायक बने थे, ऐसे व्यक्तियों को बनाया है कि यहाँ पे गुटबाजी नाम की चीज रहेगी नहीं, और जो गुटबाजी करेगा वो पार्टी से बहुत दूर हो। प्रशासन खनन विभाग आगरा में अवैध खनन रोकने के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन तस्वीर इससे काफी जुदा है। आगरा में कई जगह बड़े पैमाने पर मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है। मून न्यूज की टीम ने जब फतेहाबाद रोड स्थित एतमादपुर मदीरा गांव का जायजा लिया तो देखा कि यहां पर बड़े पैमाने पर खनन माफिया मिट्टी का अवैध खनन करने में लगे हुए हैं। ताज नगरी में प्रशासन और खनन अधिकारी लाख दावे कर रहे हैं कि आगरा में अवैध खनन पूरी तरह से रोक दिया गया है, लेकिन इस तस्वीर इससे काफी जुदा है। आगरा फतेहाबाद रोड स्थित एतमादपुर मदरा गांव में बड़े पैमाने पर खनन माफिया मिट्टी का खनन करने में लगे हुए हैं। आलम यह है कि इन खनन माफियाओं ने मिट्टी के बड़े बड़े टीले बना लिए हैं, जिन्हें रात में यहां पर ट्रैक्टर और डंफरों से भरकर दूसरी जगह पहुंचाया जाता है और उसके एवज में बड़ी कीमत वसूली जाती है। बता दें, आगरा लखनऊ और आगरा दिल्ली एक्सप्रेस वे से कुछ ही कदमों की दूरी पर यहां पर खनन का ये कारोबार बदस्तूर जारी है। खनन माफियाओं ने मिट्टी के बड़े बड़े टीले बनाने के साथ यहां पर बड़े पैमाने पर मिट्टी खोदकर उपजाऊ जमीन को तालाब में भी तब्दील कर दिया है। आपको दिखाते हैं कि खनन माफिया किस तरह से यहाँ बड़े क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिट्टी का अवैध खनन करने में लगे हुए हैं। प्रशासन और खनन विभाग लाख दावे करे कि ताज नगरी में अवैध खनन पूरी तरह से बंद करा दिया गया है, लेकिन ये दावे जमीनी हकीकत पर कितने कारगर हैं वो आप पीछे की इन तस्वीरों से देख सकते हैं। मैं इस समय थाना ढौकी के मदरा गांव में मौजूद है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये टीले मिट्टी के उस अवैध खनन के हैं कि जो जिन्हें खनन माफिया यहाँ से बड़े पैमाने पर मिट्टी के खोद कर यहाँ पर ढोते हैं। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर शासन आगरा ग्रेटर आगरा बनाने जा रहा है और हम जिस जमीन पर खड़े हुए हैं वो ग्रेटर आगरा की वही जमीन है जिस पर ग्रेटर आगरा बनाया जाना है। ये जमीन एडीए ने एक्वायर की है और सबसे बड़ी बात है कि इसी जमीन पर खनन माफिया, एडीए की जमीन पर खनन माफिया ये खनन अवैध खनन कर रहे हैं। मिट्टी के बड़े बड़े टीले ना तो प्रशासन, ना शासन, ना खनन विभाग और सबसे बड़ी बात है एडीए के अधिकारियों को भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन सभी विभागों की मिलीभगत है। इसी के चलते खनन विभाग, खनन अधिकारियों के न केवल हौसले बुलंद है बल्कि वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं और इसके साथ ही मिट्टी को खोद कर यहाँ पर टीले बनाए जा रहे हैं और रात में यहाँ पर जेसीबी, डंपर और ट्रैक्टरों से ये मिट्टी ढोई जाती है। बड़े पैमाने पर इन मिट्टी को ढोकर यहाँ से पैसा कमाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है सरकार के राजस्व को भी लाखों करोड़ों का चूना ये खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ पर खनन अवैध खनन करने वाले खनन माफिया लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय लोगों ने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों और स्थानीय पुलिस से नहीं की हो। क्षेत्रीय लोगों की माने तो कई बार उन्होंने इसकी शिकायत की है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि दिन भर तो कोई खनन करने नहीं आता है, लेकिन रात में बड़े पैमाने पर यहाँ पर डंपर, ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनें लगाई जाती हैं और यहाँ पर खनन का कारोबार किया जाता है। मेरा नाम परमंश है और ये मैं क्षेत्र में खड़ा हूँ। ये एतमादपुर आगरा मदरा की जमीन में ये खनन किया जा रहा है। यहाँ के शासन या प्रशासन द्वारा कई बार शिकायतें कर चुके हैं और जो प्रशासन दावे करता है कि नोएडा के तर्ज पे हम आगरा को ग्रेटर आगरा बनाएंगे, देखा जा रहा है उससे पहले ही यहाँ मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है और कई बार ये सरकार को चूना लगाया जा रहा है क्योंकि लोग यहाँ इसकी वारंटी नहीं भरते हैं और अवैध खनन करके ले जा रहे हैं ट्रैक्टर, जेसीबी, डंपरों से। और यहाँ की लोकल गांव के लोग हैं, 2-4 लोग हैं, वो अपना पैसा कमा रहे हैं और लोगों को पैसा कमा रहे हैं। ये तो सरकार के साथ में एक अवैध मतलब धन का चूना लगाया जा रहा है, आप देख रहे हैं। और यहाँ काफी गड्ढे कर दिए गए हैं और प्रशासन यहाँ से मात्र एक्सप्रेसवे के 2 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के 2 किलोमीटर अंदर ये स्थिति की जा रही है। यहाँ पहले बहुत अच्छी खेती थी, यहाँ किसान अपना खेत फसल कमाता था, यहाँ अब तालाब के रूप में देखा जा रहा है। आप पीछे देखिए, पूरा तालाब बना के रख दिया है लोगों ने। मेरा नाम डोरीलाल,
रोहिलाल जी, यहाँ पर खनन हो रहा है, कौन सा क्षेत्र है ये, कौन कौन लोग यहाँ पर खनन करते हैं, आप लोग कहाँ शिकायत की इसकी? ये गाँव एदमापुर मदरा, थाना डोकी, यहाँ के बहुत बड़ी खनन हो रही है। यहाँ के लोग मिली भगत है, प्रशासन से कई बार शिकायत करी है, कोई सुनाई नहीं हो रही है। इसमें मान लो किसानों की जमीन बिल्कुल बर्बाद हो रही है। तालाब बना दिए, जहाँ पहले बिल्कुल एक साथ जमीन थी, अब यहाँ कम से कम 25 से 30 फुट गहरे गड्ढा हुए हैं। यहाँ कोई भी इसकी कोई सुनाई नहीं करता है, कई बार शिकायत कर चुके हैं। मिट्टी के टीले के बाद अब आपको दिखाते हैं किस तरह से इन खनन माफियाओं ने यहाँ उपजाऊ जमीन को पूरी तरह से बंजर और तालाब में तब्दील कर दिया है। आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से यहाँ पर पहले उपजाऊ जमीन थी, अब यहाँ पर ये जमीन तालाब में तब्दील हो चुकी है और बारिश का पानी भरने के कारण ये जमीन पूरी तरह से तालाब में लबालब नजर आ रही है। अभी हमने आपको दिखाया किस तरह से एडी की जमीन पर, सरकारी जमीन पर अवैध खनन माफिया करने में लगे हुए हैं। लाखों का सरकार को चूना लगाया जा रहा है। अब किसान की वो जमीन दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं पहले उपजाऊ थी और यहाँ पर फसलें लहलाती थी। आप देख सकते हैं खनन माफियाओं ने कई फुट गहरे गड्ढे यहाँ पर खोद दिए हैं। अब ये जमीन जो किसान की जमीन थी, खेती खलियान के लिए जमीन थी, अब पूरी तरह से तालाब और नदी में तब्दील हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरी, आपको दिखाते हैं तस्वीर, आप दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर गड्ढे बने हुए, कितने गहरे गड्ढे हैं। अभी जो बारिश हो रही है उस बारिश के बाद यहाँ पर पानी भरा हुआ है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि किस तरह से यहाँ पर ये गड्ढे खोदे गए हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ मिट्टी का अवैध खनन किया गया होगा। आप इन तस्वीरों को देखकर इसका स्वतः ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खनन माफियाओं के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। प्रशासन और खनन विभाग के अधिकारी इन सबसे आंखें मूंदे हुए, स्थानीय पुलिस भी इस ओर पूरी तरह से अपनी तरफ से अनदेखी कर रही है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस पूरी जमीन पर खनन करने के लिए खनन माफियाओं ने रोड को काट कर कच्चा रोड भी बना दिया है। इसी रोड के माध्यम से यहाँ पर ट्रैक्टर और डंपरों से मिट्टी भर कर ढोई जाती है और जिसके एवज में बड़ा पैसा वसूला जाता है। बता दें खनन माफिया प्रशासन और खनन अधिकारियों की मिली भगत से शासन को बड़े पैमाने पर पलीता लगा रहे हैं। बता दें बिना रॉयल्टी के ये खनन माफिया मिट्टी का अवैध खनन करने में लगे हैं। रॉयल्टी जमा न होने के चलते सरकार को भी ये खनन माफिया रोजाना करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं रवन्ना के नाम पर सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। ये रवन्ना यहाँ से अगर भरा जाए, सरकारी पैसे खजाने में जमा किए जाए तो उससे सरकार को भी फायदा होगा और उसका जनता को भी सीधे सीधे लाभ मिलेगा। लेकिन खनन माफिया यहाँ बड़े पैमाने पर सक्रिय है और सरकार को पूरी तरह से चूना लगा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन, खनन विभाग और स्थानीय पुलिस की बदौलत। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ विकास यादव, आगरा। हरिपर्वत स्थित एमडी जैन स्कूल में खेल गतिविधियों में कॉलेज का नाम रोशन करने वाले छात्रों सत्येंद्र बघेल कक्षा 12वीं और यतेंद्र बघेल कक्षा 12वीं अपने 12वीं के परिणामों से निराश हैं। विद्यार्थियों ने शिक्षा अधिकारियों से मांग करते हुए कहा कि या तो उनके री एग्जाम इसी वर्ष कराए जाएं या उनके नंबर बढ़ाए जाएं। मेरी समस्या है स्कूल से मुझे मार्क्स कम मिले हैं। इस साल जो 10-12 के बोर्ड एग्जाम हुए थे यूपी बोर्ड के, उसमें हमारे नंबर कम गए हैं, जिस वजह से हमें ना तो कोई गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, उसमें फॉर्म में अप्लाई नहीं हो रहा है, ना कोई सरकारी कॉलेज मिल रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारे री एग्जाम हो जिससे कि हमारे नंबर बढ़ाए जाएं, अन्यथा आप कोई वो निकालें विकल्प जिससे कि छात्रों को कोई समस्या ना हो। मेरे री एग्जाम कराए जाएं, वो भी इसी साल। यूपी बोर्ड सरकार ये कह रही है हम अगली साल कराएंगे, इससे हम 1 साल तक करेंगे क्या, क्योंकि हमारी 1 साल पूरी टेस्ट जाएगी। अब आगे का पढ़ेंगे या पीछे का पढ़ेंगे, ये एमडीएन स्कूल का मामला है। मैं एमडीएन का छात्र हूँ। समस्या है कि हमारी जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है उसमें इतनी गिरावट दी है कि हम ना तो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, किसी जो अच्छा कॉलेज हो, और ना ही हम किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। ये समझिए एक तरह से। तो मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि या तो आप री एग्जाम का क्राइटेरिया इसी साल कराया जाए, या फिर हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। हड़ताल तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, सब स्टूडेंट कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं, और भी अदर कॉलेज हैं जिनको परसेंटेज गिराई गई है। कैरियर क्यों खराब किया है स्कूल की, इनसे क्या दुश्मनी थी जो इतने नंबर कम भेजे हैं, जबकि हमारा स्कूल से कोई किसी तरह का वो नहीं था। जो हम तो ये सोच रहे थे कि 70% के आसपास तो आराम से आ जाएंगे। अब बच्चे किसी काम के नहीं। गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि इनके री एग्जाम ले लिए जाएं
अगर एक साल जो गवर्नमेंट ने ऑप्शन रखा हुआ वो एक साल बाद का रखा है, एक साल तक बच्चों का कैरियर खराब हो रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। स्पोर्ट्स वाले बच्चों को कोई भी नौकरी के लिए तुरंत अप्लाई और तुरंत मार्कशीट और वो लगानी पड़ती है। अब ये कहीं पे कुछ नहीं लगा पा रहे हैं। मेन समस्या है कि इनके या तो तुरंत एग्जाम री एग्जाम ले लिए जाएं या मार्क्स बढ़ा करके इनको कम से कम नौकरी के लायक कर दिया जाए। उदयपुर की संस्था नारायण सेवा संस्थान द्वारा आगरा में दिव्यांगजनों के सेवार्थ कृत्रिम अंग नाप शिविर का आयोजन 14 अगस्त को किया जा रहा है। शिविर की पूरी जानकारी को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिविर से जुड़े पोस्टर का भी विमोचन किया गया। उदयपुर की नारायण सेवा संस्थान द्वारा आगरा उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के सेवार्थ एक कृत्रिम अंग शिविर का आयोजन 14 अगस्त को किया जाना है। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि दुर्घटना में हाथ पैर खोकर दिव्यांग हुए भाई बहनों की जिंदगी में सुखद परिवर्तन लाने के लिए शिविर का आयोजन आगरा में किया जा रहा है। शिविर प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक संस्थान के स्थानीय शाखा आश्रम नंबर 8/153 न्यू लॉयड कॉलोनी में होगा। शिविर में आने वाले दिव्यांगों के कृत्रिम अंग नाप संस्थान की टीम द्वारा लिए जाएंगे। श्री अग्रवाल महासभा और श्री नारायण सेवा संस्थान के द्वारा दोनों के ओर से अग्रवाल महासभा और हमारी नारायण सेवा संस्थान मिलकर एक कृत्रिम शिविर का आयोजन कर रही हैं। दिव्यांगों के लिए अब तक 50 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लॉयर्स कॉलोनी पर 14 अगस्त 2021 को शनिवार को ये कैंप लगेगा। आपके माध्यम से जितने भी दिव्यांग हैं उनको एक संदेश है, यदि उनको कृत्रिम हाथ पैर जो भी चाहिए कृपया अपने नाप के लिए हमारे शिविर पर जरूर आएं। नारायण सेवा संस्थान दिव्यांगों को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने के लिए वर्ष 1995 से निरंतर प्रयासरत है। संस्थान पीड़ित दिव्यांगों को निःशुल्क ऑपरेशन कर उन्हें विविध प्रकार के वोकेशनल कोर्स भी सिखाती है, जिसमें वो आगे चलकर परिवार का भरण पोषण कर सके। 14 अगस्त को एक विकलांग कैंप श्री अग्रवाल महासभा और नारायण सेवा संस्थान के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें जो भी लोग हैं जिनके कहते हैं पैर हैं, हाथ हैं, कोई भी अंग उनका खराब है, उसके लिए एक डॉक्टरों की टीम बैठेगी। उसमें एक टीम बैठ के अगर उसमें नाप लेगी उनका, और कृत्रिम अंग तैयार होने के बाद उनका वितरण जो है 5 सितंबर या 6 सितंबर को ये मतलब भवन पर ही किया जाएगा। इन कोर्सों में प्रमुख रूप से सिलाई प्रशिक्षण, मिट्टी में बर्तन, कंप्यूटर ट्रेनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग इत्यादि मुख्य है। संस्थान के आगरा आश्रम प्रभारी राजमल ने बताया कि शिविर में आने वाले दिव्यांग भाई बहन अपने साथ 2 दिव्यांगता दर्शाते हुए फोटो, आधार कार्ड प्रतिलिपि व दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अवश्य साथ लाएं। रोटरी क्लब आगरा ग्रेस द्वारा नेहरू नगर स्थित क्लब पदाधिकारी मयूरी मित्तल के निवास पर तीजोत्सव मनाया गया। क्लब अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने कहा कि यह एक ऐसा अवसर है जो हमें बताता है कि हरा भरा स्वस्थ वातावरण और स्वच्छ पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अनमोल है। रोटरी क्लब आगरा ग्रेस की तरफ से तीज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज ग्रेस क्लब ने तीज का त्योहार बहुत ही उत्साह से मनाया। हमारे बहुत सारे मेंबर्स थे जिन लोगों ने हम लोगों ने सब अंताक्षरी, डांसेस, ऑल काइंड्स ऑफ क्विज, बहुत सारी चीजें आज करी। रोटरी इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग, फेलोशिप, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड एंड आज वो बहुत ही उभर के सामने आया। एंड आई एम वेरी श्योर कि आगे भी आने वाले दिनों में हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ग्रेस की मीटिंग है, हमारी जो बोर्ड की मेंबर है मयूरी मित्तल, उनके घर पे हमने तीज का उत्सव मनाया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि तीज लेडीज के लिए एक अलग ही इम्पोर्टेंस है हम सबकी लाइफ में। इस दिन हम लोग मेहंदी लगाते हैं, जैसे आपने देखा मैंने भी लगा रखी है, हम झूला झूलते हैं, और जिन लोग लोकल में है आगरा में वो लोग अपने सीनियर जाते हैं। तो ये बहुत ही उल्लास और खुशी का पर्व है जो आज हम सभी रोटरी क्लब ग्रेस की लेडीज ने मिलकर मनाया। सपा के जिलाध्यक्ष राम गोपाल बघेल के नेतृत्व में सपाइयों ने आगरा की जनता की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर जंगी प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सपाइयों ने ऐलान कर दिया उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह आगरा में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जो आगरा में हैं उनके भ्रष्टाचार की वजह से, तत्कालीन जो मेयर यहाँ हैं उनके भ्रष्टाचार की वजह से आज आगरा की जनता बेहाल है। पूरे आगरा में जलभराव है, पूरे आगरा की सड़कें खुदी हुई पड़ी हुई हैं, पूरे आगरा के अंदर टोरंटो कंपनी के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, पूरे आगरा में स्कूलों के वालों के द्वारा जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है। इन सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। स्कूल की फीस माफ होना चाहिए, टोरंटो का बिल माफ होना चाहिए, आगरा की सड़कें बनाई जानी चाहिए, आगरा में लोगों को पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। आगरा का युवा बड़े पैमाने पर बेरोजगार है, उसको रोजगार मिलना चाहिए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सिलेंडर गैस पर, पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ाए, इस पर रोक लगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता रोड पर उतरकर जनता के हित में इसी तरह से न्याय के लिए लड़ता रहेगा। और जनता की आवाज उठाने के लिए अगर जेल नहीं जाना पड़े तो समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है। आप लोगों का क्या मानना है? निवर्तमान जिलाध्यक्ष बड़े भाई रामगोपाल जी की तरफ से यहाँ पर सरकार के खिलाफ, जो सरकार का आम गरीब किसान नौजवानों के खिलाफ जो रवैया है, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का और जितनी भी यहाँ पर अव्यवस्थाएं आगरा के अंदर, उनको दूर करने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष ने यहाँ पर जनसमूह के साथ ज्ञापन दिया है और ये चेतावनी दी है कि अगर 15 दिन के अंदर निस्तारण नहीं हुआ तो इस सरकार को और प्रशासन को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। की ओर से डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, उसमें उक्त मांगे हैं टूटी सड़कें, पेयजल, सीवर की समस्या, टोरेंट द्वारा जनता का उत्पीड़न, प्राइवेट स्कूलों द्वारा जो जनता का शोषण किया जा रहा फीस के नाम पर, उक्त मांगों को लेकर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, उक्त समस्याओं को लेकर आज हमने डीएम साहब को 15 दिन के अल्टीमेटम का ज्ञापन दिया है और मांग की है अगर 15 दिनों के अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो टोरेंट के ऑफिस हम लोग ताला डालने का काम करेंगे। उक्त जगह पर चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे नगर आयुक्त को घेरना पड़े, उक्त चीजों पर हम कार्य करेंगे। समाजवादी पार्टी घर बैठने वाली नहीं है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जनता का शोषण करेगी वहां समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ है। ये आगरा जो स्मार्ट सिटी के लिए कहते हैं कि स्मार्ट सिटी है, ये एक घंटे बारिश होने के बाद में इतने गड्ढे हो चुके हैं कि आगरा एक तालाब बन जाता है और तालाब इस तरीके से हो जाता है कि गाड़ियां तैरने लग जाती है। ये स्मार्ट सिटी है और गरीबों पे अत्याचार हो रहा है। ये टोरेंट इतना अत्याचार, मनमानी बिल भेज रही है, मनमाना अपना पैसा भेज रही है। गरीबों के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगार हो चुकी है जनता, फिर भी ये टोरेंट पावर इतना मनमानी बिल भेज रही है। उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो बिल कहाँ से भरेगा। इसलिए हम इधर डीएम साहब के पास डीएम साहब के ऑफिस में आए और अपना ज्ञापन लेके आए और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और रोडों पर संघर्ष करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को लेकर के और आगरा में जो टोरेंट की समस्या है, गड्ढे खुदे पड़े हैं, इन सारी समस्याओं को लेकर के आज समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में और डीएम को ज्ञापन देने का काम किया है। और डीएम साहब से हम ये अपील करते हैं कि 15 दिन में अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी उग्र आंदोलन करने पूरे आगरा में करने को बाध्य होगी। आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल जी के नेतृत्व में समस्त समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया है। जो आज आगरा के अंदर जर्जर हालत में सड़कें पड़ी हुई हैं, सीवर लाइनें जगह जगह खुदी हुई हैं, आम गरीब नौजवान किसान के साथ में जो ये सरकार दुर्व्यवहार कर रही है, जो सौतेला व्यवहार कर रही है, उसके लिए आज समस्त समाजवादी साथियों ने मिलकर के कलेक्ट्रेट का घेराव किया व ये चेतावनी दी, निश्चित रूप से चेतावनी दी कि अगर जल्दी इन चीजों पर सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ की सरकार को और यहाँ के शासन प्रशासन को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आगरा का सूर सदन अब आपको बदला हुआ नजर आएगा। 3 करोड़ की लागत से सूर सदन का कायाकल्प किया गया है। नई सीटों के साथ पूरे हॉल को नए रूप में संवारा गया है, तो वहीं बेहतर लाइटिंग के साथ सूर सदन में 1000 लोग बैठने का भी लुत्फ उठा सकेंगे। इस तरह का कोई भी हॉल हमारे आगरा में नहीं है जिसमें लगभग 1000 लोगों की एक साथ सिटिंग है। तो जो सूर सदन प्रेक्षागृह है इसका लगभग 3 करोड़ रुपये में हमारे यहाँ रिनोवेशन किया गया है और इससे न केवल यहाँ कोई भी कार्यक्रम होगा, उसे कार्य करवाने में बड़े सरलता रहेगी। अभी भी यदि 400, 500, 600 लोगों का कार्यक्रम भी है तो एक जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करके बहुत सरलता से बड़े बड़े कार्यक्रम किए जा सकते हैं। तो अभी माननीय मंत्री महोदय ने अभी 21 तारीख दी है उद्घाटन के लिए, तो उस दिन हम फिर मिलेंगे। धूमधाम से मनाई गई हरियाली तीज सखी महिला मंडल की ओर से हरियाली तीज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ तीज के त्योहार को मनाया। सावन के महीने में तीज के त्योहार का महिलाओं के लिए खास महत्व होता है, जिस पर महिलाएं
अपने पूरे साज श्रृंगार के साथ सजकर झूला झूलती हैं, मल्हार गीत गाती हैं और खुशी और उमंग के साथ इस त्योहार को अपनी सखियों और परिवार की महिलाओं के साथ मनाती हैं। इसी के चलते सखी महिला मंडल की ओर से हरियाली तीज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी महिलाएं हरे रंग के परिधानों में सज धज कर एकत्रित हुई। सभी ने पूरे हर्षोल्लास के साथ मल्हार गीत और सावन के गीतों को गाया, जिसमें हर आयु वर्ग की महिलाएं शामिल रहीं। मल्हार गीत और ढोलक की थाप पर युवतियों और नवविवाहित महिलाओं ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए। इसके साथ मनोरंजन के लिए गेम भी खेले गए। साथ ही महिलाओं ने फिल्मी गीतों पर भी नृत्य किया। कार्यक्रम में हरियाली तीज क्वीन का भी चुनाव हुआ और सभी महिलाओं ने तीज की शुभकामनाएं देते हुए एक दूसरे को उपहार भेंट किए। तीज के इस खास प्रोग्राम में बच्चों की प्रस्तुतियां भी विशेष रहीं। छोटे बच्चों ने भी अपनी सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पेश किया। तीज का त्योहार सभी ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया। संस्था की ओर से प्रत्येक वर्ष तीज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी महिलाएं पूरे उत्साह के साथ अपनी सहभागिता रखती हैं। हजरत हाजी मोहम्मद इसहक मियां रहमतुल्लाह अलैह का उर्स समस्त रस्म के साथ भाई गांव ककुआ में मनाया गया। कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए बड़ी सादगी के साथ उर्स की रस्म अदा की गई। प्रोग्राम में सबसे पहले चादर पोशी करके फातिहा शरीफ और लंगर तकसीम किया गया। बाद में नमाज ईशा महफिल एक कव्वाली का प्रोग्राम हुआ। हजरत हाजी मोहम्मद इसहक मियां रहमतुल्लाह अलैह का और समस्त रस्म के साथ भाई गांव ककुआ में मनाया गया। कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए सही बड़ी सादगी के साथ उर्स की रस्म अदा की गई। प्रोग्राम में सबसे पहले चादर पोशी करके फातिमा शरीफ और लंगर तकसीम किया गया। बाद में नवाज ईशा महफिल कव्वाली का प्रोग्राम हुआ, जिसमें फिरोजाबाद के कव्वाल शकील साबरी ने सूफियाना कलाम पेश किया। हाजी मोहम्मद इसहक मियां का मजार पाकिस्तान शहर कराची में है। वहां आपके मानने वाले अकीदतमंद हाजिर होकर फैज हासिल करते हैं और सुबह कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। सज्जाद नसीम मियां मोहम्मद हुसैन रशीदी ने हजरत हाजी मोहम्मद इसहक मियां की हयात पर रोशनी डालते हुए बताया किस तरह आपने अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की राह में वक्फ कर दी। आज हजरत हाजी मोहम्मद इसहक मियां के तमाम मुरीद अकीदतमंद हिंद और पाक में मौजूद हैं। आपने हिंद व पाकिस्तान में खलीफा बनाए, जो आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर लोगों को राह तरीकत की तालीम दे रहे हैं। मेरा नाम मियां मोहम्मद हुसैन रशीदी सज्जासीन आस्थान आलिया से मुखातिब हूँ आप लोगों से। ये हम लोग अपने दादा पीर क़िबला हाजी मोहम्मद इसहक मियां रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात में हाजिर हुए हैं। आपका मजार अक़दस पाकिस्तान कराची के अंदर है, लेकिन उनका हम सालाना वो शरीफ यहाँ बनाते हैं। आप लोगों से जितने भी हम लोगों को सुन रहे हैं, खासकर मुसलमान कम्युनिटी से, कि वो लोग वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को कोरोना से हिफाजत फरमा दें। दोनों वैक्सीन लगवाएं और कोरोना की गाइड जो गवर्नमेंट ने कोरोना की गाइड जो करती है उस पर अमल करें और अपने एक दूर रहें लोगों से और मास्क अनिवार्य लगाएं। कुल शरीफ में दुआ पीरों मुर्शिद हजरत खलीफा अब्दुल रशीद कादरी नक्शबंदी संदली नेकराई उर्स में पीरों मुर्शिद के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का,
भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली यूपी वाली। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। मकान का ताला तोड़कर चोरों ने दी चोरी की घटना को अंजाम। थाना उत्तर क्षेत्र न्यू तिलक नगर सुभाष कॉलोनी का मामला। क्षेत्रीय पार्षद पूनम शर्मा मौके पर पहुंची। ज्वेलरी सहित करीब 5-6 लाख का सामान ले गए चोर। फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र न्यू तिलक नगर सुभाष कॉलोनी 467/1 निवासी पूनम जैन के ससुर का देहांत हो गया था। वह अपने देवर के यहाँ सो गई थी। जब सुबह आने पर पता चला तो सब चोरी हो गया। उन्होंने बताया कि अलमारी से सारी चीजें, नगद 50,000, एल्बम, भगवान जी के पैसे, स्पीकर, एलईडी, चैन, लॉकेट आदि सभी चोरी हो गए। वहीं क्षेत्रीय पार्षद पूनम शर्मा भी मौके पर पहुंची। उन्होंने मीडिया को बताया कि इनके ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, तो वह घर का ताला बाहर से लगाकर चली गई थी। तो चोरों ने रात को ताला तोड़कर आराम से यहां सब चीज, ज्वेलरी, एल्बम, भगवान जी के मंदिर से पैसे सब ले गए। मेरे ससुर एक्सपायर हो गए थे जी। तो कल तो मैं यही सोई थी। आज रात में मैं उधर ही सो गई थी जी। तो सुबह ही उठते ही ये आए हैं यहाँ पे। तो मैंने देखा अचानक कि यहाँ पे मेरा सब सामान बिखरा हुआ है जी। तो मैं तो समझी कि कोई वैसे ही बंदर अंदर घुस गया होगा। अंदर जाके देखी तो मेरी अलमारी वगैरह, मेरी यहाँ तक की एल्बम तक और मेरी सब चीज वगैरह उसने, मतलब ये समझ लीजिए भगवान जी के पैसे, और ये समझ लीजिए मेरे तो नगद इसमें रखे हुए थे 50,000 रुपये अंदर रसगुल्ला। और ये देखिए स्पीकर, वो मेरी एलईडी और एलईडी तक का उसका सेट अप बॉक्स। करीब कितने रुपए का सामान चोरी हुआ है आपका? क्या क्या चला? कुछ ले नहीं सकती, चीज तो मेरी रंग चली गई, चीज तो मेरी काफी चली गई। चेन, लॉकेट, वो मैं अंगूठी थी मेरी, ये तो बस खाली मेरी 2 पेन गई खाली के हाथ में। ऐसा हुआ था कि ये इनके ससुर एक्सपायर हो गए थे जी। तो ये अपने ससुर साहब के यहाँ लोकल ही रहते हैं जी। वहाँ चली गई थी। कल उठावनी थी, परसों तो ये वापसी हो गई थी। ये कल उठावनी थी तो ये कल आई नहीं, तो ये ताला बाहर से लगा के चली गई। अब इसने बाहर से ताला तोड़ा और अंदर आके, मतलब चोर निर्भय तरीका से, जिसको कोई भय नहीं था, वह व्याप्त रहे, तो उसने अंदर से आराम से बैठ के सारी अलमारी खोली है, एक एक चीज देखी है। यहाँ तक कि भगवान जी की अलमारी भी उन्होंने नहीं छोड़ी, फ्रिज वगैरह, यानी उन्होंने हर चीज XYZ छोटी से लेकर बड़ी तक सब चीज देखी। तो इन्होंने उनकी ज्वेलरी और जो RD और कैश, होम थिएटर, टीवी और ये भगवान जी के पे जो पैसे रखे रहते हैं, हम लोग पूजा करके जो रख देते हैं 1,500 जो भी होंगे, इनके 150 जो भी होंगे, वो यानी कि भगवान जी के भी ये पैसे ले गए हैं। एलईडी और ज्वेलरी व अन्य सामान करीब 5-6 लाख का सामान था। सूचना पुलिस को कर दी गई और अगर पुलिस सख्ती से पता लगाए तो ऐसा नहीं है कि चोरों का पता नहीं चले। फिलहाल पीड़ित महिला का रो कर बुरा हाल है। टूंडला के सुभाष चौराहे पर स्थापित अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का सुरक्षा कवच आए दिन क्षतिग्रस्त होता रहता है, जिस संबंध में गुरुवार को टूंडला अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ के पदाधिकारियों ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सौंदर्यीकरण कराए जाने के लिए ज्ञापन ईओ को दिया। टूंडला के सुभाष चौराहे पर स्थापित अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का सुरक्षा कवच आए दिन क्षतिग्रस्त होता है, जिस संबंध में गुरुवार को टूंडला अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ के पदाधिकारियों ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सौंदर्यीकरण कराए जाने के लिए ज्ञापन दिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा इससे पहले भी सौंदर्यीकरण कराए जाने को लेकर टूंडला SDM को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें अब तक कोई कार्य नहीं कराया गया। हमारे मार्गदर्शक हिंदू हृदय सम्राट सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा बहुत दिन से दयनीय हालत में थी और उनका जीर्णोद्धार करने के लिए हमने ईओ साहब के पास आज आना हुआ है हमारा, और उसके आसपास की दशा का सुधार हो सके
इसलिए हमने आज ईओ साहब को ज्ञापन भी दिया है और मूर्ति के आसपास की स्थिति अच्छी हो सके, अच्छी तरीके से, यही हमारा। हाल ही में आगमन स्वतंत्रता दिवस को लेकर फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ के पदाधिकारियों ने ईओ टुंडरा को ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द प्रतिमा का सौंदर्यीकरण कराए जाने की मांग की। शिकोहाबाद जेएस विश्वविद्यालय में कुछ वर्षों में ही शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव के नेतृत्व में जेएस विद्यालय चौमुखी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। शिकोहाबाद जेएस विश्वविद्यालय में कुछ वर्षों में ही शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सुकेश यादव के नेतृत्व में जेएस विद्यालय चौमुखी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रतिष्ठित कंपनियों में अपना करियर बनाना वर्तमान समय के हर युवा का सपना होता है। विश्वविद्यालय युवाओं के सपने को साकार करने के उद्देश्य को कार्यरत है। विश्वविद्यालय ने प्रभावी पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के माध्यम से शिक्षा में नए मानक स्थापित कर रहा है। विद्यालय ने आईआईटी कानपुर, ICAR, MSME, शोधगंगा, PCS आइकॉन, इसरो, टेली, स्वयं बरजाया सहित अन्य संसाधनों से छात्रों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए टाई अप्स किया है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुकेश यादव ने प्रेस वार्ता में बताया कि विश्वविद्यालय छात्राओं के नए स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर शिक्षा व पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ एक इंडस्ट्री स्तर का प्रोफेशनल बनाने में कार्य कर रहा है। बच्चे अपने बेहतरी के लिए इस प्रकार से प्रवेश लें, पूरा जांच लें, परख लें तो वो पाठ्यक्रम चलाने के लिए संस्था प्राधिकृत है या नहीं। जब प्लेसमेंट को लेकर किस तरह की कंपनियों से टाई अप है और क्या रहेगा? वो भी हमारे डायरेक्टर जनरल ने बताया था। प्लेसमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि आगरा और कानपुर के बीच में हमारा विश्वविद्यालय जितना सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट देता है और कोई नहीं देता। जैसे आप समझ लें कि हर क्षेत्र में, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे हमारा MBA हो और चाहे MCA हो और चाहे BTech हो, सारे छात्रों के प्लेसमेंट ज़्यादातर हो जाता है। मैं समझता हूँ कि जब से हमारे इसको चला रहे हैं तब से हमारे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बच्चे हमारे काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए एक ऐसा एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो वर्ल्ड क्लास हो। उसमें आपने देखा होगा IIT कानपुर के साथ हमने MOU किया है रिसेंटली। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के NPVGR इंस्टीट्यूट से हमारा MOU साइन हुआ है। टेली से हमारा MOU साइन हुआ है। MSME आगरा से हमारा MOU साइन हुआ है। ऐसे बहुत सारे, लगभग मैं कहूंगा कि इसी वर्ष में हमने 20 से 25 अनुबंध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय द्वारा किए हैं, जिससे छात्रों को एक बहुत बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर लाभ मिले। उसके उपरांत विश्वविद्यालय के महानिदेशक डॉक्टर गौरव यादव ने शिक्षा की गुणवत्ता तथा रिसर्च के क्षेत्र में विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए कदमों को विस्तार से बताया तथा उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सुरेश यादव, उप कुलाधिपति डॉक्टर PS यादव, कुलाधिपति डॉक्टर हरिमोहन शर्मा, वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर गीता यादव, मैनेजिंग ट्रस्टी अशोक यादव, MD हिमांशु यादव, महानिदेशक डॉक्टर गौरव यादव उपस्थित रहे। कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ACMO द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में पाई गई खामियों पर जल्द कार्यवाही की जाएगी तथा प्रभारी निरीक्षक की जल्द ही तैनाती होगी। कस्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ACMO धर्मेश श्रीवास्तव द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। प्रभारी की गैर मौजूदगी में चल रहे CHC केंद्र पर अव्यवस्थाओं का अंबार लग गया। CHC पर अव्यवस्थाओं के चलते स्वास्थ्य सेवाएं ठप होती नजर आ रही हैं। देखिए, यहाँ चिकित्सा अधीक्षक का चूंकि स्थानांतरण हो चुका है, इसको 7 दिन हो गए हैं, तो इसलिए व्यवस्थाएं थोड़ी संचालित नहीं है। वो इसीलिए मुझे माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से भेजा गया था। मैंने यहाँ निरीक्षण किया और जो मैन पावर है उसको कार्य आवंटित कर दिया गया है, जिसका रिजल्ट आगामी आने वाले दिनों में दिखाई देगा। वैक्सीनेशन में ये 2 बूथ संचालित करने हैं, 45+ और 18+ के, जिन पे 2 अलग अलग लाइनें क्यू रहेंगी, एक सेकेंड डोज की और एक फर्स्ट डोज की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शमशाबाद का औचक निरीक्षण करने पहुंचे धर्मेश श्रीवास्तव ACMO ने बताया कि CHC प्रभारी की गैर मौजूदगी में
स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवाओं पर अंकुश लग गया है। जल्द ही सीएचसी पर प्रभारी की तैनाती की जाएगी और कोविड-19 के टेस्ट के लिए टीम गठित की जाएंगी तथा वैक्सीनेशन के लिए जल्द ही अन्य टीम भी बनाई जाएंगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल सकें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एवं फिरोजाबाद ट्रामा सेंटर ब्लड बैंक टीम द्वारा हाईवे रोड स्थित बूढ़ापुर स्थित एफएस विश्वविद्यालय में गुरुवार को स्वैच्छिक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एवं फिरोजाबाद ट्रामा सेंटर ब्लड बैंक टीम द्वारा हाईवे रोड स्थित बूढ़ापुर स्थित एफएस विश्वविद्यालय में गुरुवार को स्वैच्छिक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन कुलपति डॉक्टर दिलीप यादव एवं कुलपति डॉक्टर संजीव भारद्वाज ने फीता काटकर किया। इस मौके पर कुलपति डॉक्टर दिलीप यादव ने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान अत्यंत पुण्य का कार्य है। रक्तदान करने से किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है, शरीर में दोबारा नया रक्त बन जाता है, जो कि अत्यंत सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान से लोग जानकारी के अभाव में आनाकानी करते हैं, जो कि ठीक नहीं है और सभी को स्वप्रेरणा से रक्तदान करना चाहिए। कुलाधिपति डॉक्टर संजीव भारद्वाज ने कहा कि रक्तदान का सीधा संबंध जीवन दान से है। कभी कभी देखने में आता है कि आवश्यकता पड़ने पर परिवारी जन ही रक्तदान देने में आनाकानी करते हैं और कई जानें इसी वजह से जोखिम में आ जाती हैं। इसलिए जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। स्वैच्छिक रक्तदान से प्राप्त रक्त ही सबसे सुरक्षित रक्त है। इस मौके पर 55 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। इसी को देखते हुए, पुण्य को देखते हुए, इस अच्छे काम को देखते हुए एफएस यूनिवर्सिटी के सभी वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार महोदय और जो जितने हैं इससे जुड़े हुए सभी लोग, स्टाफ के लोगों का ये विचार था इस तरह का काम किया जाए। जैसे एफएस हॉस्पिटल में हम लोग हैं और यहाँ कैंप लगा है, रेड क्रॉस सोसाइटी के सब लोग आए हैं, ब्लड बच्चे भी दे रहे हैं, टीचर्स भी दे रहे हैं, स्टाफ भी सब लोग दे रहे हैं। इनको भी धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। अच्छा विचार बनाया है, इससे समाज की सेवा का सही तरीका यही है और ऐसे ही सामाजिक लोगों को आगे आना चाहिए, आगे आकर ब्लड डोनेट करना चाहिए, जिससे वक्त में जरूरत में ब्लड हमारा काम। कार्यक्रम के अंत में एफएस विश्वविद्यालय रेड क्रॉस सोसाइटी तथा ब्लड बैंक की ओर से रक्तदाताओं को डोनर कार्ड एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कॉलेज के स्टाफ के अलावा ट्रामा सेंटर टीम, रेड क्रॉस सोसाइटी का स्टाफ मौजूद रहा। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। एक प्याली दम वाली, एक प्याली